नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है के ट्यूटोरियल में। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य 5 नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम तीन जो हिमाचल की मुख्य नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लेके आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्य जो नदियां हैं, तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 नदियां प्रभावित होती हैं, जिन्हें प्रमुख रूप से दो जल अपवाह तंत्र, देखिए अपवाह तंत्र में बांटा गया है। अपवाह तंत्र होते हैं हमारे ड्रेनेज सिस्टम। तो देखिए फर्स्ट पहला जो इन्होंने बांटा है वो है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। यानी वो नदियां जो कि इंडस रिवर जो है उसके साथ मिलती हैं और जाके अरब सागर में गिरती हैं। और दूसरी है हमारी जो गंगा गंगा रिवर सिस्टम से हैं, ठीक है, जो गंगा नदी में जाती हैं। तो उसमें सिर्फ हमारे पास यमुना है। और अगर हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सतलुज, ब्यास और रावी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सतलुज नदी की बात करते हैं। तो सतलुज नदी को वेदों में शतुद्री तथा संस्कृत में शतद के नाम से जाना गया। देखो पहला ही ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों में जो सतलुज था उसका क्या नाम था। तो देखिए शतुद्री, ये आपने याद रखना है, शतुद्री इसको बोला गया था। और अगर संस्कृत में इसकी बात करें तो शतद, संस्कृत में अगर इसकी बात करें तो शतद के नाम से भी इसे जाना जाता है। सतलुज के नाम अन्य जो इसके नाम हैं वो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। अन्य जो नाम है इसके मुक्संग, संपू, जुगटी, समुद्र, सतुद्रा। देखिए सतुद्रा भी इसे बोला जाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि सतुद्रा या शतुद्री, ये ही सतलुज के नाम है। सतलुज नदी कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर के मानतलाई झील तिब्बत से निकलती, देखिए ये तब तिब्बत से निकलती है। और इसका जो सोर्स माना जाता है वो मानतलाई झील या राक्षस ताल जो है उसे भी कहा जाता है। ये नदी अपने उद्गम स्थान से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जास्कर और बृहत हिमालय को काटती हुई छिपकी दर्रे के पास हिमाचल में प्रवेश करती है। तो देखिए कहाँ कहाँ से हमारे पास ये पहुँचती है, जो छिपकी दर्रा है वहाँ से आती हुई तो हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। सतलुज नदी किन्नौर जिले को दो भागों में बांटती है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सतलुज नदी किस जिले को दो भागों में बांटती है। तो किन्नौर जिलों के ये दो भागों में बांटती है। और लगभग 130 किलोमीटर बहने के बाद ज्यूरी नामक स्थान पर शिमला जिला में प्रवेश करती है। तो शिमला जिला में जहाँ पे ये प्रवेश करती है तो उसका नाम है ज्यूरी, ये भी याद रखना है। सतलुज नदी हुई धार, मंडी तथा कसाली बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। तो देखिए हुई धार में मंडी में प्रवेश करती है और कसाली बिलासपुर में जहाँ पे प्रवेश करती है। ये नदी ऊना के समीप हिमाचल को छोड़कर नंगल पंजाब में प्रवेश करती है। तो देखिए ऊना में आती है ये और उसके बाद पंजाब में चली जाती है हमारे पास नंगल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सतलुज की जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो किन्नौर जिले में सतलुज के दाईं ओर से स्पीति, देखिए एक स्पीति, पेजर जिस तेती के नाम से जानते हैं, काशंग, मुलगुन, वांगर, शोरंग और रूपी तथा सतलुज के बाईं ओर से हमारे पास तीरंग, ज्ञानथिंग, बास्पा आदि जो हैं ये सतलुज की हमारे पास मेन सहायक नदियां हैं। तो देखिए बास्पा, स्पीति, रूपी, ये जो है ये हमारे पास क्या है, मेन सहायक नदियां हैं। किन्नौर जिले में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी स्पीति है। देखिए ये कई बार पूछा जाता है कि किन्नौर जिले में सबसे बड़ी सतलुज की सहायक नदी कौन सी है, स्पीति है। ओके, जो कि नामगिया, देखिए इसका नाम है नामगिया नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है। तो नामगिया स्थान है वहाँ पे जो हमारी स्पीति नदी है वो सतलुज के साथ मिल जाती है। तो आइए अब मुख्य तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें मोस्टली जो है हमें किसमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, वैदिक नाम की अगर हम बात करें सतलुज के तो वो है शतुद्री। उसके बाद उद्गम स्थल, अगर हम उद्गम स्थल की इसके बात करें तो ये है हमारे पास राक्षस ताल। देखिए राक्षस ताल तिब्बत, मानसरोवर जो झील है उसके पास राक्षस ताल है, वहाँ से ये निकलती है।
तिब्बत में जानी जाती है। अब तिब्बत में ये जो नदी है किस नाम से जानी जाती है, तो एलिफेंट रिवर, लेनेगजेग, जैन गपो, ओके, लेनेगजेग, जैन गपो, एलिफेंट रिवर, सीधा आपने याद रखना है एलिफेंट रिवर के नाम से ये जानी जाती है। तो आगे चलते हैं और मुख्य तथ्य इसके कुछ पढ़ते हैं हम। तो जल अधिग्रहण, अगर हम इसके वाटर जो इसका कैपेसिटी है उसकी अगर बात करें तो देखिए 20,398 वर्ग किलोमीटर इसने जो है इसका जल अधिग्रहण का क्षेत्र है, 20,398 किलोमीटर। अगर हम कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो देखिए कुल लंबाई की अगर हम बात करें इसकी तो ये 1,488, 1,488, कई की जगह पे ये आता है 1,450, ठीक है। अगर हम विकीपीडिया के अकॉर्डिंग चले तो वहाँ पे 1,450 किलोमीटर इसका एरिया दिया गया है। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाता है तो आपने उस ही ऑप्शन को टिक करना है। और ये इसकी सबसे एक जो महत्वपूर्ण है कि इसे खूनी नदी के रूप में जानी जाती है। देखिए ये खूनी नदी के रूप में जानी जाती है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि खूनी नदी किसे कहा जाता है, तो वो सतलुज को कहा जाता है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए सबसे ऊंचा जो भाखड़ा बांध इस पे बनाया गया है, हमारा भाखड़ा बांध इस पे बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी है 1325 मेगावाट की। ये आपने ध्यान रखना है, भाखड़ा बांध जो बनाया गया है 1325 मेगावाट की उसकी हमारी कैपेसिटी है। और भाखड़ा बांध बनाने से प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील बनी है। तो देखिए भाखड़ा बांध बना है उससे पहले प्रदेश की एक जो कृत्रिम झील जो मानव निर्मित झील है वो है सबसे बड़ी जो बनी है वो गोविंद सागर झील। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पे बनी है, बिलासपुर में बनी है। 1964 में इस नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल, देखिए बिलासपुर में हमारे पास सबसे ऊंचा पुल बना है कंदरौर नामक स्थान पर। तो इस नदी पर ही बना है, वो किस नदी पर बना है, सतलुज पर बना है, जिसकी लंबाई 280 मीटर व ऊंचाई 80 मीटर और 7 मीटर चौड़ा है ये। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसके किनारे गर्म पानी के चश्मे भी स्थित हैं। तो देखिए इस पे गर्म पानी के जो चश्मे हैं वो भी इसके ऊपर इसके किनारे जो हैं वो स्थित हैं। अगर हम बात करें तो भाखड़ा बांध के अलावा इसमें और भी बहुत सारे हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट बने हैं वो इस पे बने हुए हैं। तो देखिए कड़छम बांगटू जो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो भी सतलुज रिवर पे ही बना है। और अगर हम उसकी बात करें कड़छम बांगड़ू की तो माफ़ करिएगा, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अगर हम उसकी बात करें तो करशम बांगटू जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है उस वो 1,000 मेगावाट का है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, 1,000 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद आता है नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी देखिए ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, हिमाचल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये है 1500 वाट, 1500 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो ये भी सतलुज रिवर के ही ऊपर बना हुआ है। ओके, हमने इसकी बात करी, जो सोर्स है इसका वो राक्षस ताल है। और ये आगे जाके जो नदी है वो इंडस रिवर के साथ मिलकर अरब सागर में गिरती है। तो चलिए अब अगली अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आइए ब्यास रिवर की बात करते हैं। तो ब्यास रिवर, देखिए ब्यास नदी वेदों में इसको अर्जी किया और संस्कृत भाषा में इसे विपाशा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अर्जी किया, ये आपने ध्यान रखना है, अर्जी किया और विपाशा। तो ये जो है इसका वेदों में जो नाम है वो अर्जी किया है और संस्कृत में जो है वो इसका नाम विपाशा नाम डाला गया है। और ये एक बात ध्यान रखिए कि विपाशा जो इसका नाम डाला है वो वशिष्ठ, जो हमारे पास वशिष्ठ मुनि थे, वशिष्ठ मुनि जी, उन्होंने इसका नाम विपाशा डाला है। तो ये आपने ध्यान रखना है, वशिष्ठ मुनि ने हमारे पास जो ब्यास रिवर है उसका नाम विपाशा रखा था। और उसके बाद आगे चलते हैं। ये नदी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से रोहतांग के समीप सिकंड से निकलती है। तो देखिए ये कहाँ से निकलती है, जो पीर पंजाल रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास जो है उसके समीप सिकंड जगह है, वहाँ से निकलती है। ओके,
तो इसका कई कई जगह जो है इसको बोला गया है कि ब्यास कुंड, ब्यास कुंड भी इसका उसका जो उद्गम स्थल है वो माना गया है। ब्यास नदी के दो स्रोत हैं, देखिए इसके अभी हमने बात करी थी, इसके जो दो स्रोत हैं वो हैं ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड। तो ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड जो हैं वो इसके दो स्थान हैं, उद्गम स्थल हैं। ब्यास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 13,663 वर्ग किलोमीटर का है। अगर हम जल ग्रहण अधिग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 13,663 किलोमीटर का है। इस नदी की कल लंबाई यानी नदी की जो लंबाई है, अगर हम उसकी बात करें तो 470, ठीक है, इतना इसको माना जाता है कि ये नदी जो है वो 460 या 470 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है। जबकि हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई सिर्फ 256 किलोमीटर है, जो कि सतलुज के बाद सबसे ज़्यादा है। देखिए सतलुज की सबसे ज़्यादा है हमारे पास, और उसके बाद जो है वो इस नदी की है जो कि हमारे पास 256 किलोमीटर, जो कि ये सिर्फ हिमाचल में ही बहती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन, अगले की तरफ चलते हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। अगर हम सहायक नदियों की इसकी बात करें तो देखिए कुल्लू ज़िले में एक तो पार्वती, पिन, मलाणा नाला, सोलंग नाला, मनालस, फौजल, सरवरी, इसकी जो है ये सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए पार्वती नदी इसकी बहुत ही मेन, फिर पिन, फिर मलाना नाला, सोलंग नाला जो है ये क्या है, इसकी बहुत ही मेन सहायक नदियाँ हैं। ये हैं सिर्फ कुल्लू की। अगर मंडी की बात करें तो ऊल हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है, जीवनी, रमावीना, हंसा, तीर्थन, बाखली, सुकेती, पनोडी, सोन, देखिए सोन और बडेट इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे मंडी में ये वाली हैं। अगर हम हमीरपुर में आएँ तो वहाँ पे हमारे पास कुणाह और मान तथा कांगड़ा में अगर हम आएँ तो विनवा, न्यूगल, बाणगंगा, बनेर, गज, नूनी व चक्की जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यास नदी के अगर हम मुख्य तथ्यों की बात करें तो देखिए इसका वैदिक नाम जो है वो अर्जी किया है। अगर वैदिक नाम की हम बात करें तो वो अर्जी किया है। और अगर संस्कृत नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम विपाशा है, जो कि किसने दिया था, वशिष्ठ जी ने इसका नाम डाला था। उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो ये ब्यास कुंड इसका जो है वो हमारे पास उद्गम स्थल माना जाता है, जो कि रोहतांग दर्रा जो है उसके समीप है। अगर हम जल अधिग्रहण की बात करें तो 13,663 किलोमीटर, कुल लंबाई की बात करें तो 460 या 470 अगर होगा तो भी सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई, अगर हिमाचल प्रदेश में इसकी बात करें तो 250 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है पार्वती नदी। देखिए पार्वती नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो देखिए पार्वती नदी हमने यहाँ पे बात करी कि कौन है इसकी सहायक नदी, तो देखिए पार्वती नदी जो कि हमारे पास कहाँ से आती है, कुल्लू ज़िले से। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ब्यास नदी मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। तो देखिए कि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो ब्यास नदी है वो पंजाब में कौन से स्थान पर प्रवेश करती है। तो मिर्थल जगह है, वहाँ पे जो है ब्यास नदी पंजाब में प्रवेश करती है। आइए अगली रिवर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली रिवर है हमारे पास रावी नदी। तो रावी नदी का वैदिक नाम, देखिए वैदिक नाम पहले ही हमने यहाँ पे बात करी है कि जो इसका वैदिक नाम है वो क्या है, परुशनी, परुशनी, ओके। और जो इसका संस्कृत नाम है वो इसका नाम है इरावती। ठीक है, ये नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा भंगाल क्षेत्र के मादल और तांतगिरी नामक दो हिमखंडों से निकलती है। तो ये देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात सामने आई है कि बड़ा भंगाल से ये निकलती है। वहाँ पे अगर हम बात करें मादल और तांतगिरी नामक दो हिमखंड हैं, वहाँ से ये निकलती है। स्थानीय भाषा में इसे रोती भी कहते हैं। स्थानीय भाषा की अगर हम बात करें तो इसे रोती कहा जाता है। इस नदी का जो कुल जल अधिग्रहण क्षेत्र है वो 5,528 किलोमीटर का है और इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर की है, तथा हिमाचल में इसकी लंबाई जो है वो 158 किलोमीटर की है। अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो छतराड़ी, बौदिल, टुहैंदन, बलजेड़ी, साल व स्यूल आदि जो है इसकी
हमारे पास जो हैं वो सहायक नदियां हैं। रावी नदी की मूल धारा जो है वो बड़ा बंगाल हमने अभी बताया और वहाँ से निकलती है, और जो चुराह के निचले क्षेत्र में चौहड़ा नामक स्थान पर ये एक विशाल नदी का जो रूप है वो धारण करती है। तो आइए अब इसके मुख्य तथ्यों की बात करें तो देखिए, वैदिक नाम इसका जो है वो परुषणी है। संस्कृत नाम की अगर बात करें इरावती है। उद्गम स्थल इसकी बात करें तो बड़ा बंगाल कांगड़ा में है। जल अधिग्रहण की बात करें तो 5,528 किलोमीटर। कुल लंबाई 720 किलोमीटर। हिमाचल में जो इसकी लंबाई है वो हमारे पास 158 किलोमीटर बोली जाती है। और ये नदी पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार श्रेणी से अलग करती है। तो देखिए, पीर पंजाल और जो है धौलाधार श्रेणी, इन दोनों को अलग करती है और इन इन दोनों से होकर ये बहती है। तो एक और यहाँ पे बात आती है कि ये जो है वो ट्रायंगुलर जोन, देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जोन बनाती है, तो ट्रायंगुलर जोन जो है वे ये नदी बनाती है। तो ये ध्यान देना है आपने, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो रावी नदी है वो कौन सा जोन बनाती है, तो ट्रायंगुलर जोन बनाती है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्रायंगुलर जोन जो है वो कौन सी नदी बनाती है, तो वो रावी नदी बनाती है। अलेक्जेंडर ने देखिए इस नदी के बारे में क्या कहा था, उसने कहा था रोहू आडिस, रोहू आडिस इस नाम से इसे पुकारा था। तो ये किसने किया था, जो हमारे पास अलेक्जेंडर थे उन्होंने इसे रोहू आडिस के नाम से पुकारा था। अगर हम बात करें इसमें, देखिए ये जो नदी है रावी नदी है, ये जब हमारे पास इसे एक और चीज़ बोला जाता है, इसे रिवर ऑफ लाहौर, रिवर ऑफ लाहौर भी इसे कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये लाहौर के जो लाहौर से थोड़े सी दूरी पे बहती है, लेकिन फिर भी इसे रिवर ऑफ लाहौर जो है, क्योंकि जो लाहौर है इसके ईस्टर्न बैंक पे है। और इस पे बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट भी लगे हुए हैं, जैसे हमारे पास चमेरा जो है, चमेरा 1, 2, 3, रंजीत सागर डैम जो है, जो रंजीत सागर प्रोजेक्ट है वो इस पे बना हुआ है। जो चमेरा प्रोजेक्ट है, चमेरा 1, तो उसकी जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 540 मेगावाट की है, 540 मेगावाट की है। इसके बाद आएंगे अगर चमेरा 2 में, तो वो 300 मेगावाट का है। अगर हम रंजीत सागर डैम की बात करें तो वो 600 मेगावाट का है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ ये नदी जो है, रावी नदी जो है, ये चिनाब नदी के साथ आगे जाके मिल जाती है, और फिर चिनाब नदी में मिलने के बाद अंत में ये भी हमारे पास जो अरब सागर है वहाँ पे गिरती हैं। तो जो इससे पहले जो हमने ब्यास नदी पढ़ी थी, तो वो क्या करती है, वो संधोल नामक स्थान पे, देखिए अभी हम यहाँ पे आते हैं ज़रा। तो ये संधोल नामक स्थान पर ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कांगड़ा में, ठीक है, कांगड़ा में जो एंटर करती है जो ब्यास रिवर है, तो वो कहाँ पे करती है, तो संधोल नामक स्थान है वहाँ पे ये एंटर करती है कांगड़ा में। और ये फाइनली क्या करती है कि ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, देखिए कपूरथला, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहाँ उसके बॉर्डर पे, उसके जो बॉर्डर है वहाँ उसकी जो आउटर बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पे ये सतलुज के साथ मिल जाती है और फिर पंजाब में जाती है, सॉरी पाकिस्तान में जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये हमारे पास सतलुज के साथ मिल जाती है ब्यास रिवर, और रावी जो है वो चिनाब के साथ मिलती है। तो देखिए आज हमने इसमें काफ़ी कुछ जो है इन रिवर्स के बारे में पढ़ा है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है AK ट्यूटोरियल्स, तो आप सभी सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और नई नई वीडियोस जो हैं आपके लिए लेके आते रहें। जो इस वीडियो इसका जो बाकी की हमारी 2 रिवर्स रह गई हैं, उनका जो हम इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।